शिक्षा की जोत जलाने वाले महात्मा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, मां सावित्रीबाई और इस देश को विशाल संविधान देने वाले बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर और समय समय पर जग में सभी बहुजन महापुरुषों को नमन करते हुए और आज जो ओबीसी महासभा ने जो कार्यक्रम रखा है इस पूरी संचालन टीम को आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें बोलने का मौका दिया मुझे। हम इतने वक्ता है बोलो ने उन्होंने बोला कि अत्याचार हो रहा है, हम एक नहीं है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऊंच नीच हो रही है, मगर ये नहीं बताया कि हम एक हो कैसे। हम में भेदभाव है, ऊंच नीच का भेदभाव है, तो हम एक कैसे हो और एक धारा में हम कैसे बहे। बाबा साहब काशीराम साहब ने ये मंत्र हमको पहले ही दे दिया था उन अपने जमाने में कि जब तक रोटी बेटी का संबंध नहीं करेंगे तब तक हम एक नहीं होंगे। जब तक रोटी बेटी का संबंध नहीं होगा तब तक ये कारवा आगे नहीं चलेगा और रोटी बेटी का संबंध नहीं बोले होगा और खून के संबंध नहीं बनेंगे, क्योंकि रोटी बेटी के संबंध बनेंगे तो खून के संबंध भी बनेंगे और जहां खून के संबंध बन जाते हैं वहां प्रेम भाव की भावना अपने आप उत्पन्न हो जाती है। तब जाके ये मूल मंत्र है ओबीसी एसटी और एससी को एक करने का, क्योंकि जब तक एससी एसटी ओबीसी एक नहीं होगा तब तक कोई कारवा आगे नहीं बढ़ेगा। और हम मांग रहे हैं आरक्षण। मैं आरक्षण की बात करता हूं कि हम लोग आरक्षण मांग रहे हैं 27% चाहिए, ओबीसी कह रहा 27% चाहिए, एससी कहता है तो एससी को 16% मिल रहा है, एसटी को 17 मिल रहा है, ऐसे सबको मिल रहा है। भाई आरक्षण तो हम मांग रहे हैं, ये सरकार बहुत चालाक है, अभी हमको आरक्षण में घेरे में रखे हैं, आरक्षण के नाम पे पागल बना रही है, बेवकूफ मूर्ख बना रही है। इधर धीरे धीरे तुम्हारा आरक्षण निजीकरण के रूप में खत्म करती जा रही है। निजीकरण हर क्षेत्र में निजीकरण हो रहा है। उन्हें सरकार ने रेलवे बेच दी, बीएसएनएल बेच दी, रोड बेच दी, तुम्हारे सारी चीजें जितनी सरकारी संस्थान थी पहले थे सारी चीजें बेचते जा रहे हैं। क्योंकि अगर उनका सीधा सा है कि जितना चिल्लाने दो, आरक्षण चिल्लाते जाएंगे तब तक हम सारी चीजें पूंजीपतियों के आगे बेच देंगे, पूरा देश ही बेच देंगे, तो आरक्षण चिल्लाने हम 27 का इनको 50% दे देंगे तो कर क्या लेंगे। जब प्राइवेट सेक्टर ही सब कुछ हो जाएंगे, गवर्नमेंट सेक्टर बचेंगे नहीं, तो आरक्षण का हम क्या करेंगे। हमें अपने आरक्षण के साथ साथ निजीकरण के खिलाफ भी जंग लड़ना चाहिए, क्योंकि निजीकरण के खिलाफ भी जंग लड़ेंगे तभी हमारा आरक्षण सुरक्षित रहेगा। जब तक, क्योंकि आप देख लीजिए सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ रहा है, सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारी बहन पढ़ रही है, हमारा भाई पढ़ रहा है, क्योंकि सरकारी सुविधाएं जहां सरकारी सुविधा है वहीं आरक्षण है। उनने शिक्षा, क्योंकि ये जो देश का भविष्य है वो युवा है, युवा पीढ़ी देश की रीढ़ की हड्डी है, देश का भविष्य है। देश के भविष्य को सीधे वो रीढ़ की हड्डी को कमजोर करते जा रहे हैं शिक्षा के रूप में, क्योंकि शिक्षा नहीं दे रहे हैं। उन्हें स्कूल बंद कर दिए, उन्हें सरकारी जितने भी हैं आपके सब विभाग खोल दिए, जितने विभाग है सब विभाग कोरोना काल में खुल गए, मगर शिक्षा नहीं खुली, स्कूल नहीं खुले, क्योंकि वो जानते हैं इनके लोग इतना पढ़ेंगे लिखेंगे पदों पर जाएंगे, क्योंकि शिक्षा ही वो दरवाजा है। बाबा साहब ने भी कही थी शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीएगा वो दहाड़ेगा। वो ये बात समझ गए, मगर हमारे लोग ये बात आज तक नहीं समझे कि शिक्षा का वो दूध है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मगर सामने वाला समझता है, हमारे लोग अभी भी नहीं समझते। दो काम हमको करने पड़ेंगे, रोटी और बेटी और शिक्षा। ये हमारे देश हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है। जब तक हम ये दो काम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अब मैं यही कहूंगा अपने साथियों से, ओबीसी महासभा बहुत अच्छा काम कर रही है, हम लोग सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। ये नहीं कि ओबीसी महासभा के भी तो सिर्फ ओबीसी महासभा लगे उसमें लगे नहीं, इस ओबीसी महासभा में खासियत की हर वर्ग का व्यक्ति है, उसका उदाहरण मैं आपके सामने खड़ा हूँ।
मैं जाति से जाता हूँ, बौद्ध हूँ, मगर ओबीसी सभा के मंच पर बोल रहा हूँ। ये एक उदाहरण है, ओबीसी सभा में सब लोगों को लेके चलती है साथ में, ये चलना भी चाहिए। और इसी में आज 22 तारीख को ग्वालियर में मैंने, मेरे भाई धर्मेंद्र भाई ने, विश्वजीत जी ने और जितेंद्र लोधी जी ने काले झंडे दिखाई थे सिंधिया जी को। पर बड़ी कांग्रेस सरकार है, नंबर की सरकार कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी है, ये पार्टी है, मगर किसी ने हिम्मत नहीं हुई। हमारे भाइयों ने हमारे साथ को हिम्मत की, काला झंडा दिखाया। कहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो पड़ोसी जो के यहाँ पैदा हो, मगर हमारे घर में नहीं हो। हमने वो साबित करके दिखाया। 10 भगत, कम से कम 25 भगत सिंह काले झंडे दिखाए थे। आप कितने भगत सिंह डालोगे? ओबीसी महासभा और ऐसी समाज कहीं को भगत सिंह पैदा कर देगी। ये तो समय कम है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। एक और कि मैं किसान संघर्ष समिति से प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हम लोग लगातार सभी साथी मिलकर किसानों की मांगों को लेके ग्वालियर में भी लगातार 52 दिन धरना चला, स्थायी टेंट लगा के हमने चलाया। और वो धरना प्रशासन ने किसी कारणवश जबरदस्ती हटा दिया गया और रैली भी निकाली। कल 27 सितंबर है, किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान से कल 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है। और इस देश का, विश्व का एक पहला आंदोलन है जो 9.5 महीने से ऊपर किसानों का शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है। और ये आंदोलन शांति का है। मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा कि हमें भारत बंद कराना है, मगर शांति से, क्योंकि ये शांति है इस आंदोलन में, तभी ये ऐतिहासिक आंदोलन बना है। 9.5 महीने से ऊपर चला है। सभी लोगों से मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है कि 27 तारीख के भारत आंदोलन में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और शांतिपूर्वक प्यार से बंद कराएं कि भाई ये अन्नदाता है, ये देश हमारा कृषि प्रधान देश है, अन्नदाताओं की इज्जत का सवाल है, अन्नदाताओं के हक और अधिकार का सवाल है। हम शांति से भारत को बंद करेंगे। जय भीम, जय ज्योति, जय जवान, जय किसान। बहुत बढ़िया भाई बौद्ध जी, आपने बड़े विस्तार से बात को रखा और ये आगे के लिए भी जताया। तो मैं यहाँ बैठे हुए सभी से निवेदन, मैं विजयपुर के लोगों से कहना चाहूंगा कि कल मार्केट में घूम करके एक कारण से ये जो लोग पिछड़ गए, मुख्य धारा में नहीं थे, उनको जो है पिछड़े वर्ग में रखा गया। अब हुआ ये, वो पिछड़ा कौन है जिसको आज आप एसटी कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब, जिसको आदिवासी कहते हैं, वो भी पिछड़े वर्ग का है। जिसको शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, शेड्यूल कास्ट कहते हैं, दलित कहते हैं, वो भी पिछड़ा वर्ग का ही आदमी है। वो जो पिछड़ा वर्ग जो है वो भी पिछड़े वर्ग का आदमी है। और जो माइनॉरिटी है तो कन्वर्टेड माइनॉरिटी जिसे कहते हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक, तो वो है, वो भी पिछड़े वर्ग के ही आदमी है। तो हुआ ये कि जब साइमन कमीशन इस देश के अंदर आया तो साइमन कमीशन के लोगों ने कहा, बाबा साहब ने कहा था कि अंग्रेजों से कहा था कि आप इस देश को छोड़ करके जाने वाले हैं, लेकिन हमको तो हम आज तक भी गुलाम थे, आपके आने से पहले भी गुलाम थे, तो आज भी हम लोग गुलाम हैं। और आप जब चले जाओगे तब भी हम लोग गुलाम ही रहेंगे। तो आप लोग जा रहे हो तो हमको किसके हवाले छोड़ के जा रहे हो? हमको किसके हवाले छोड़ के जा रहे हो? आप आजादी दे रहे हो तो हमको भी कुछ आजादी दे जाओ कि हम भी अपना कुछ निर्णय ले सकें, हमारे भी कुछ हक अधिकार हो इस देश के अंदर। तो तब उन्होंने कहा, तो आप क्या चाहते हैं कि आपको ऐसा कुछ सर्वे करा दीजिए, पता कर लिए। हमने जो कहा कितने लोग हैं तुम्हारे देश के अंदर जिनकी ऐसी हालत है, उन्होंने कहा देश के अंदर अन्य पिछड़ा वर्ग। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जब इसके आगे लिखा है अन्य पिछड़ा वर्ग, तो इसका मतलब ये है जो अन्य पिछड़ा वर्ग के जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अन्य जो नहीं तो पिछड़ा वर्ग डायरेक्ट कह देते पिछड़ा वर्ग, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग का जोड़ा गया है। इसका मतलब ये है कि और दूसरे भी कुछ लोग ऐसे हैं, उनको हमें प्रतिनिधि बनाना चाहिए। इतनी बात करता मैं अपने करता हूँ। धन्यवाद। अगले वक्ता में कपिल जी सैन, जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा आए और अपनी बात रखें। कपिल जी सैन। अरे मोड़ा जा, ओ भाई आओ भाई। मैं भी अभी भाइयों को ओबीसी
मैं कपिल सिंह तिलोपाध्याय युवा मोर्चा जिला कुल्लू। आए हुए सभी अतिथि और महानुभावों का स्वागत करता हूँ। सन 47 के बाद से देखने को मिलता है, या उसके पहले की बात करें तो हमें ओबीसी वर्ग को और ST/SC को 47 से पहले कोई मूलभूत अधिकार नहीं थे। इसके बाद एक क्रांतिकारी जंग लेते हैं और हमारे ST/SC OBC वर्ग की लड़ाई लड़ते हैं, और उन्हीं की बदौलत है कि आज हम कोई भी ST/SC OBC की बात कर पा रहे हैं, एक मंच पे इकट्ठे हो पा रहे हैं। आज वो अकेले ऐसी लड़ाई लड़ गए जो आगे चलकर अभी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। ओके, धन्यवाद। कोई बात नहीं है, समय सीखने का है, सीखना भी चाहिए। श्री सुमन जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा आए और अपनी बात रखें। साथियों, संत ऋषि महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए ओबीसी आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए महात्मा ज्योतिराव फुले और भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए जितने भी संत ऋषि मुनि हमारे समाज में पैदा हुए थे, उनके सभी के चरणों में नमन करते हुए आज हमें इस देश में ओबीसी संगठन बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, इसका गठन क्यों करना पड़ा। आज भारत देश की आजादी को 75 वर्ष होने के लिए जा रहे हैं, तो आज में हमारे सत्य सौदागर समाज के संस्थापक महात्मा ज्योतिराव फुले के मिशन को चलाने वाले सुनील सरदार जी और हमारे दारा सिंह उर्फ नरेंद्र भाई साहब ने ओबीसी महासभा के फैसला आंदोलन में हमने ये चेतावनी दी कि जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो आज मोदी सरकार ने 27 मई तक भारत सरकार में अपने दूसरी बार मंत्रिमंडल में सम्मिलित हुई। जब ओबीसी ने ललकारा मध्य प्रदेश में संग्राम सिंह को, तो आज ये देखिए इन्होंने आरक्षण के लिए कमलनाथ जी की जो घोषणा थी, उस घोषणा को कि हम आरक्षण मध्य प्रदेश में ओबीसी को देंगे। केवल मध्य प्रदेश में आरक्षण की घोषणा करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट तक उनका पेट में मेल क्या भरा हुआ था, हमें ये नहीं पता। जब उनकी चाल हमारी समझ में आई कि ये घोषणा मंत्री है, देते कुछ भी नहीं है, केवल घोषणा करते। घोषणा मंत्रियों ने कोर्ट को, जब उस समय पे कांग्रेस की सरकार थी, तो इन्हीं के लोगों ने, RSS के लोगों ने कोर्ट में जाकर के स्टे ली।
बीजेपी के लिए सरकार कहता है कि मैं महाराष्ट्र में आरक्षण मध्य प्रदेश में या कुछ भी हो जाए मैं आरक्षण पिछड़े वर्ग को 27% दिलवा करके ही रहूंगा। हम लोग ये कह रहे हैं, ओबीसी समाज का संगठन का ये कहना है 27 तो हमें चाहिए। जितनी जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से हमें आरक्षण संपूर्ण देश में जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के हिसाब से हमें आरक्षण चाहिए। आज एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने आज कंधे से कंधा लगा करके हमारा जो साथ दे रहे हैं, सांसद मिनिस्टर विधायकों ने भी सदन में उठाने का काम किया है। सदन में उठाया, आज सरकार पर दबाव बना, आज सरकार ने फिर भी करवट ले दी। करवट लेकर के आज सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है, अल्पनामा लेकर के कोर्ट में कहती है, क्या ये क्यों आप कथनी गाड़ी में अंतर करती है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के उनके आकाम को यह पता नहीं है कि इस देश का ओबीसी समाज जागेगा तो क्या होगा? 6,743 जाती है, 6,743 जिस देश में जागेगी तो यह समझ लो कि एससी ओबीसी के जो एससी के आंदोलन जो का समर्थन ओबीसी ने किया था, तो एससी को खत्म करने की इन्होंने बात की गई थी, तो ओबीसी ने रोड पे आकर के एससी का साथ दिया और वो भूचाल आया कि सरकार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों झुकी, दोनों को कानून बात सुनाना पड़ा। अभी वही स्थिति मोदी जी के सामने और शिवराज जी के सामने ओबीसी ला करके खड़ी कर दिया। आने वाला भविष्य इनका शुभ नहीं होगा, इनका आने वाला भी भविष्य इतना खतरनाक होगा कि ये तड़पते जाएंगे, मछलियों की तरह फेंक दिए जाएंगे और गली गलियों में गांव में ओबीसी से ये टकराने की हिम्मत नहीं देंगे और भारतीय जनता पार्टी में लोग गांव में नहीं घुस पाएंगे। तो ओबीसी के हमारे मासूम बच्चे आज ऐसी लड़ रहे हैं, ओबीसी के पीछे लगा हुआ धक्का दे रहे हैं कि आप ओबीसी के अधिकारों को दे दिए जल्दी से जल्दी। अगर ओबीसी के अधिकार नहीं देंगे तो ऐसे कानून में आपने जिस तरीके से संशोधन किया था उसी तरीके से केंद्र सरकार स्टेट सरकार को यह बता देंगे कि भारत में ओबीसी इस देश की क्या ताकत है, वो किस तरीके से कश्मीर कुमारी कैदी को हम सामने ले आएंगे। सामने तो आपने खुद ही जाकर के हमारे सामने रख दी। आप जितने भी हमारे साथ में अन्य अत्याचार जुर्म जाति भ्रष्टाचारी गुंडागर्दी कर रहे हैं, उसी से हमारे लोगों में रोष हो रहा है। नाई समाज की बेटियों के साथ अन्याय कर रहे हैं, कई वाल्मीकि समाज की बेटियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। अभी छतरपुर में अन्याय किया है, अभी अगर नाच बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ उसके काट करके और अन्याय करके बंद कर दी गड्ढे में, और इस तरीके से अन्याय अत्याचार जुर्म के शिकार को शोषण को ऐसी ओबीसी धार्मिक अल्पसंख्यक के लोग इनको सहन नहीं करेंगे। हम सारे लोग हमें ये बांट करके जाति के नाम पर धर्म के नाम पे ये कहते हैं हम हिंदू है, कोई हिंदू नहीं है। देश महापुरुष तथा गौतम बुद्ध, अशोक सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर का देश है, जिसने संपूर्ण देश में सुई से लेकर के धागे तक, जीवन से लेकर के मरण तक का जो कानून एक पुस्तक में लिखा है, किसी देश की पुस्तक में जो कानून नहीं है जो बाबा साहब ने यहाँ इंडिया में जो कानून बनाया है, जिसे संविधान भारत देश का चल रहा है, जैसे आज हम तुम सुरक्षित है, जबकि ये हमारे साथ सुरक्षित नहीं है। हम लोग नहीं जगे, एससी ओबीसी के लोग नहीं जगे, तो यह समझना सुरक्षित नहीं है। इस देश का कानून इस देश में जो मान लो कि इस व्यवस्था को धड़कड़ाने का काम कर रहा है, आज हमारे साथ में दोगलापन घटिया किस्म का काम कर रहा है। जैसे कहते हैं आज ओबीसी की जातियां कुंभकर्ण की नींद सो रही हैं। आज ये देख लीजिए कब तक सोती रहेगी 3,743 जाति। कहते हैं कुशवाहा यादव ठाकर राष्ट्र मुस्लिम सिख माजी व्यक्ति नहीं समझा धोबी वाले को तेरी तो बोली होगा कि बड़े कोई कट रही है नटवा खाती मतलब बात संबाट मीना ने निकल दिया काजी के बेट थी मेरे पूजा काट रबदी से बाली भी कर लगी जगह कटी खान पटान चमार साईं सर परसिया मुरारी माली सनी करार बख्शकान अंदर बजाई का फादी पटेल लोधी नेता खास साथियों ये देखिए पटेल पटेल कर रही है लोधी नेता खास। आज ये हमारे साथ में इतने टुकड़ों में बटे हुए
हैं, कब तक इनके आकाम के भरोसे निर्भर रहेंगे, कब तक कटोरा भीखा लेकर के फिरते रहेंगे? क्या आप अपनी भुजाओं में और लालू पीढ़ी आप पे गालियां देगी? कहती हैं जब कोई बात ताकत बदल दो, ताज बदल दो, इन विद्वानों का राज भी बदल दो। कहते अंत पार है जहां जहां आदत नहीं, वो समाज और वो कौन है मुर्गा जब शायद नहीं। जिसकी समाज और कौम अपने अस्तित्व महापुरुषों की नहीं करती है, उस कौम का कोई वर्चस्व इतिहास। साथियों, इसी कड़ी के साथ में मुझे फर्स्ट में बोलने का मौका इसलिए दिया गया था कि जो हमारे वक्ता संभाग जिले लेवल के बहुत सारे वक्ता हमारे हैं, श्योपुर से जसवंत मीणा जी किसान मोर्चे के हैं, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह गुर्जर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राजू भाई और हमारे रतोनिया जी और ये आए हैं, और हमारी राधा जी है, और भी हमारे रामसिया जी और पुरेड़ा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं उमेश सिंह फौजी जी। सभी को मौका दिया जाएगा और मुझे जो बीच में मौका दे दिया इसलिए दिया कि पहले इनको बुलवा देते तो ओबीसी के बारे में एक चर्चा है। और जय ज्योति, धन्यवाद। साथियों, कम समय में अच्छी बातों को उछालते हुए जो एक लाइन पटरी डाली है, जिस पटरी पर चलने वाले सभी को जो है ये मैं अगले वक्ता के रूप में बुलाने जा रहा हूँ। श्री साध्वी कुमारी राधा सुमन, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा, आए और अपनी बात रखें। समय का वो भी विशेष ध्यान है, लेकिन जितना बोल सके उतना संबोधन थोड़ा सा करें। हम ये चाहिए एलान को आगे आने का मौका आपसे मिलेगा। सम्माननीय माननीय सभी मंच पर विराजमान, यहाँ पधारे हुए सभी युवा भाइयों, पिता तुल्य मेरे भाइयों, बुजुर्गों, सभी को मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और लक्ष्मण सिंह गुर्जर राष्ट्रीय कैडर संयोग, नवीन सिंह कुशवाहा और भूरी सिंह कुशवाहा, विश्व विजय रतौनिया, सम्मान सभी, इन सब की ओर से मुझे श्योपुर जिले से महिला मोर्चा अध्यक्ष बनाया गया है। और मैं कथाएं करती हूँ, राम कथाएं, भागवत, श्री राम कथा, और ज़्यादा सपोर्ट हमारे नेताजी भूरी सिंह कुशवाहा, इनके लिए एक बार ताली का बता दीजिए। और इनका सपोर्ट रहा है ज़्यादा, तो कि आप भी कुछ समाज के लिए करो, तो ठीक है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। साध्वी जी ने जो बात कही है, वास्तविकता है कि अभी तक इन्होंने जो है कथा भागवत में की है, पहली बार आज इसमें ज्वाइनिंग भी हुई है। उन्हें महिला मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। साथियों, उनसे यही उम्मीद है कि महिला मोर्चा को आगे ले जाएंगे और इस चीज को आगे सीखेंगे भी। अगले जसवंत जी मीणा जी, संभागीय अध्यक्ष किसान मोर्चा, आए और अपनी बात रखें। आदरणीय जसवंत मीणा जी। एक नारे के बाद साथ में शुरू करेंगे हम। मैं कहूंगा जय जवान जय किसान, आप कहेंगे जय ओबीसी जय श्रमिक। जय जवान जय किसान, जय ओबीसी जय संविधान, जय जवान जय किसान, जय ओबीसी जय संविधान, जय जवान जय किसान, जय ओबीसी जय संविधान। क्योंकि मैं किसान मोर्चा के संभाग के अध्यक्ष हूं, तो जवान और किसान सबसे अधिक ओबीसी में ही होते हैं, कोई अन्य जगह नहीं मिलेंगे आपको। तो इसलिए हम इसकी चर्चा पहले करते हैं। सम्मानीय मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा जी,
लक्ष्मण सिंह जी, सभी का नाम लेने काफी लंबा हो जाएगा, तो हमारे प्रमुख आज के यहाँ से जीतू लोधी जी, सम्मानी मंच। हमें आज जो मीटिंग, मुझे बड़ी खुशी हुई कि विजयपुर के अंदर पहली बार ये ओबीसी महासभा का एक कार्यक्रम हुआ और उसमें युवाओं की भूमिका सर्वाधिक रही। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि युवाओं में जितनी जागृति आएगी हमारे लिए, जितना अधिक युवाओं में जोश होगा, क्योंकि युवा को अगर हम उल्टा करके देखते हैं तो क्या होता है, वाई। तो जिस जोश के साथ में, जिस रफ्तार के साथ में युवा काम कर सकता है, उतनी रफ्तार के साथ में, उतने जोश के साथ में हमारा अनुभव काम नहीं कर सकता है। तो मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि आज इस कार्यक्रम में युवा हमारे सर्वाधिक यहाँ पर है। बाकी मुख्य जो था हमारे पहली चीज कि ओबीसी समाज को लगातार दबाते हुए जिस तरीके से चले आ रही है सरकारें, तो ओबीसी महासभा ने सबसे बड़ा धन्यवाद है मैं तो ओबीसी महासभा के, तो लंबे समय से जिस हिसाब से हमें 14% आरक्षण मध्य प्रदेश शासन देता आ रहा था, उसको भोपाल में जाकर के लड़ाई लड़ करके और एक ही दिन के अंदर उसको 27% करवा दिया। ये बहुत बड़ी बात है। शिवराज सिंह वो खुद ओबीसी से आते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, अब वो पता नहीं है पर लिखते ओबीसी है, तो दोनों ओबीसी के होने के बावजूद भी हमें इतने लंबे समय तक 14% पर करता। और मैं तो कहता हूं ना 27 हमें मिला, और हम तो कह रहे हैं कि भाई हमारी मुख्य जो मांग है कि हमारी गिनती करवा लो तुमको, सीधा सा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम 27 दो, 14 दो, हम तो 14 निकले तो 14 दे दो, हम तो 5% निकले तो 5% दे दो। पर उन्हें पता है कि अगर जिस दिन गिनती हो गई उस दिन पता चल जाएगा कि ओबीसी समाज जो है वो कम से कम भी 55% होगा, इससे कम नहीं होगा। मैं कभी नहीं कहता, बहुत सारी बातें होती हैं कि कभी 40% है, 52% है, 53%, कहीं नहीं है। सीधा सा गणित है कि हम तो भैया 55% है, तो 55% हमारा दे दो हमें, बाकी के तुम्हें जिसको देना है, जिसको किसी को नहीं देना, वो तुम्हारी सोच, हमें ज्यादा झंझट नहीं पड़ना उसमें। हमारी जितनी संख्या है उस अनुसार में हमारी भागीदारी सुनिश्चित कर दीजिए आप। तो ये ओबीसी महासभा की जो रणनीति है ये हम चाहते हैं। हमेशा ही आपने देखा होगा कि समय समय पर कभी जानवरों की जो गिनती होती है, कभी बिल्ली की गिनती हो रही है, कभी कुत्ते की गिनती हो रही है, कभी किसी भैंस की गिनती हो रही है, कभी पड़ा की गिनती हो रही है। पर आदमी की गिनती की जैसे बात करते हैं हम, हमारे समाज की बात करते हैं, तो वो गिनती कोई नहीं करना चाहता। तो हमारी सरकारों से स्पष्ट है इस चीज के अंदर कि हमें जितना अधिकार है हमारा उतना दे दीजिए, अन्यथा आपको पता है कि एक बार भोपाल में हो चुका है, भोपाल ज्यादा दूर भी नहीं है हमसे। तो वापस भी हम ओबीसी जिस दिन एक साथ में खड़ा हो गया तो ना तो शिवराज सिंह रहेगा, ना मोदी जी रहेंगे, ना कोई और रह पाएगा। तो क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको देखता हूं श्योपुर का। श्योपुर के अंदर एक बार उनकी राजनीति चलती आ गई, यानी एक बार ठाकुर साहब और एक बार लाल साहब, विजयवर्गीय जी, दुर्गालाल जी और ब्रजराज सिंह जी। ये लंबे 35 सालों से चलाता रहा, परंतु पिछले 5-6 सालों से जिस तरीके से हमारे ओबीसी को एक साथ एकजुट किया, तो हमने हमारा ओबीसी का एमएलए बना करके दिखा दिया इस वर्ष में। ये है बाबू जगदेव जी जो बने हैं वो सर्वसमाज ओबीसी की वजह से बने हैं, एकजुटता की वजह से बने हैं। ये सामाजिक एकजुटता थी परंतु वो रही। इसमें हमारी चूक थोड़ी विजयपुर में हुई है, मैं इसमें कोई नहीं, और उसका अफसोस हम लगातार करते हैं कि वो चूक हमें कितना भारी पड़ा है। मैं बेसिकली सामाजिक संकटों से भी जुड़ा रहता हूं, तो मैं आता हूं तब मुझे पता लगता है कि कितना दर्द है आज उस चूक से।
तो वही मैं कहता हूं कि जिस दिन हम संगठित होकर के खड़े होंगे तो उस दिन हमें अपना हक देने से कोई नहीं रोक सकता। किसान मोर्चे का अध्यक्ष, संभागीय अध्यक्ष होने के नाते एक अपील और मैं आपसे करके जाऊंगा कि कल संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा भारत बंद का जो आह्वान किया गया है उसमें ओबीसी महासभा ने पूर्ण से समर्थन दिया है उसको। तो हम भी यही चाहते हैं आप सभी से, क्योंकि कल श्योपुर भी बंद है, विजयपुर भी बंद है, तो हम ओबीसी महासभा के पदाधिकारी, ओबीसी महासभा से जो जुड़े हुए लोग हैं और ओबीसी समाज से जितने लोग आते हैं तो विजयपुर बंद में सहयोग करेंगे, ये हमारी आशा है आप सभी लोगों से। तो मैं बस इतनी सी बात के साथ में कुछ चीजें और हम करेंगे। एक नारा ही दूंगा, ओबीसी महासभा जिंदाबाद, ओबीसी सभा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया साथियों, अभी आपके बीच में यशवंत पीड़ा जी ने आपके बीच में बात रखी। अगले वक्ता के रूप में बुलाने जा रहा हूँ श्री जगदीश जी धाकड़, रामपुर कला जिला उपाध्यक्ष मुरैना आए और अपनी बात रखें। समय का विशेष ध्यान, धन्यवाद। आए अपनी बात रखने से पहले समस्त एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी